नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 42वां है। मैं लिख दूं यहाँ पे लेक्चर नंबर ये 42 है। इससे पहले जितने भी लेक्चर बनाए गए हैं सब पढ़ लीजिए, बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। सिंपल जो भाषा होती है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट कभी पढ़ा नहीं उसको भी समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है पूना पैक्ट। पूना समझौता भी इसको कहते हैं, यरवदा पैक्ट भी इसको कह देते हैं, यरवदा समझौता भी कह देते हैं। ये था क्या पूना पैक्ट है? गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता हुआ कहाँ था? पूना में हुआ था। उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल है एक, वहाँ पे बंद थे। अंग्रेजों ने उन्हें बंद कर दिया था, तो जेल में थे। और जेल में ही अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि भैया ये हुआ क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सर बताइए। हालांकि जो पहले से लेक्चर सीरीज पढ़ते आ रहे हैं उनको सब एहसास हो गया होगा, जिन्होंने 41 लेक्चर पढ़ लिए हैं उनको एहसास हो गया होगा क्यों हो रहा है। लेकिन जो पहली बार आए मैं उनको बता दूं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट तो आपको पता ही है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों ने लंदन में 3 सत्र में गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही थी, लेकिन 3 सेशन में बुलाए थे, 3 सत्र में बुलाए थे अलग अलग टाइम पे। इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसको कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे उस समय, तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या खूब कहा है राजेंद्र प्रसाद ने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि भैया ये ऐसी बारात गई है लंदन में जिसमें दूल्हा ही नहीं गया है। मतलब कांग्रेस गई नहीं है पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो एक तरीके से वो फेल ही हो गई थी। मैंने डिटेल में बताया भी हुआ है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, और पूरा प्रेशर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने किसके ऊपर बना दिया? भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के ऊपर पूरा प्रेशर बना दिया। भैया किसी भी कीमत पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को आपको शामिल करना ही करना है, कांग्रेस को शामिल करना ही करना है। और कांग्रेस की तरफ से जितने मर्जी लोग आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांधी जी तो जरूर आने चाहिए। ऐसा पूरा प्रेशर लॉर्ड इरविन के ऊपर बन गया, क्योंकि लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। वो भागा भागा गांधी जी की शरण में गया। 10-15 बार उसने मीटिंग की, कन्विंस किया, गांधी जी आप आंदोलन को स्थगित कीजिए, एक समझौता करते हैं और चलते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप पार्टिसिपेट कीजिए। और गांधी जी के सामने एक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत झुक गई थी, उनके घुटनों के सामने जो है ना झुक गई थी, ऐसा ऐसा कहा जाता है। पहली बार ऐसा लग रहा था कि किसी बराबरी में समझौता हो रहा है। ठीक है, इसी कारण से तो गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है आलोचकों के द्वारा कि भैया 5 मार्च 1931 में जब आपने ये समझौता कर दिया, गांधी और इरविन समझौता हो गया, उसमें आप हट कर जाते भैया, आप अड़े रहते कि नहीं, जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी ना, वो रोकने के लिए आप अड़े रह जाते कि ना 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 भैया, जब तक आप गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं आपसे समझौता करूंगा ही नहीं। तो आलोचकों का कहना है, इतिहासकारों, जो एक ऐसा इतिहासकार वर्ग है, वो कहते हैं कि अगर ऐसे अड़े रह जाते गांधी जी तो अंग्रेज मजबूर हो जाते छोड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था लेकिन लॉर्ड इरविन माना नहीं, लॉर्ड इरविन माना नहीं। हालांकि गांधी जी हिंसा के समर्थक नहीं थे, आप जानते हैं, वो अहिंसावादी थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया। खैर 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया तो वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वहां कह रहे थे, अंग्रेजों के सामने उन्होंने पक्ष रखा। रैमजे मैकडोनल्ड उस के अध्यक्षता कर रहे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो रैमजे मैकडोनल्ड साहब से कहा अंबेडकर साहब ने कि देखिए 1909 मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, उसमें आपने मुसलमानों को जो है
सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेकर आए थे आप उनके लिए, पृथक निर्वाचक प्रणाली आप लेकर आए थे, ठीक है। और 1919 में सिख समुदाय के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ले आए। तो हमारी मांग ये है कि भैया जो ये डिस्कशन हो रहा है किसी कानून को बनाने के लिए डिस्कशन हो रहा है, जो आगे कानून आएगा, हालांकि फ्यूचर में 1935 कानून आया था, जो आगे कानून आएगा उसमें हमारे जो दलित वर्ग हैं इनको अल्पसंख्यक घोषित कीजिए और इसके अलावा इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम ला कर दीजिए। मतलब ऐसे जगह जहाँ पर हमारे लिए रिजर्वेशन है तो उस जगह चुनाव में हमारे दलित वर्ग का ही कोई मेंबर खड़ा होना चाहिए और वोट करने का अधिकार भी उस समाज में जो दलित वर्ग है वही वोट कर सके, बाकी लोग वोट ना कर सकें। ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है। और गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा ना 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 ना, मुस्लिम, ईसाई, सिख ये इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, मैं चुप रहा इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अलग धर्म अलग समुदाय से है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हिंदू धर्म के अंदर ही पूरा तोड़फोड़ हो जाए, अंदर ही कलेश, पूरा अंदर ही जो है इस सिस्टम को सेपरेट कर दिया जाए, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस बात को लेकर विवाद हो गया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुआ, गांधी जी आए, 28 दिसंबर 1931 की बात है भैया। तो गांधी जी ने आते ही यहाँ पर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो इस समय भारत का वायसराय चेंज हो चुका था और वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन भारत का नया वायसराय बन चुका था। वो एकदम स्ट्रिक्ट था, उसने तुरंत गांधी जी को जेल में डाल दिया। जेल में कहाँ डाला? पूना की एक जेल है यरवदा, यरवदा जेल में बंद कर दिया गांधी जी को, ठीक है। और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम चल रहा था ना, तो रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा था सभी पार्टियों को, जब विवाद उत्पन्न हो गया इस सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर दलित वर्ग के लिए, तो रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा था कि इस विवाद को आपस में आप सुलझा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो हम कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई घोषणा कर देंगे। तो ये जो विवाद था ये बना रहा। तो फाइनली 16 अगस्त 1932 की बात है, गांधी जी अभी जेल में ही हैं। 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने एक घोषणा की जिसको सांप्रदायिक घोषणा या सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड या रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड कहा जाता है। तो इसका जो फेमस नाम है ना, कम्युनल अवार्ड इसका नाम है, सांप्रदायिक पुरस्कार इसका, या सांप्रदायिक पंचाट भी इसको कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है, इस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ गया। अब इस घोषणा में क्या हुआ, ये हालांकि सब पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। अब इस घोषणा में रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा कि भैया जो दलित वर्ग है ना, इनको अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है और इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हम लेकर आते हैं। इनके लिए हम 71 सीटें रिजर्व रखेंगे पूरे प्रांतों में। भारत में जितने भी प्रांत हैं ना, सभी प्रांतीय विधानसभा को मिलाकर, या विधान परिषद कह दीजिए, विधान परिषद को मिलाकर हम 71 सीटें रिजर्व रखेंगे, ठीक है। और ये जो 71 सीटें होंगी ना, ये जो रिजर्व होंगी, ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के द्वारा ये कैंडिडेट चुने जाएंगे। मतलब 71 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उस निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव जब होगा ना, तो कैंडिडेट जो खड़े होंगे वो सभी दलित वर्ग के कैंडिडेट खड़े होंगे और वोट करने का अधिकार भी उस निर्वाचन क्षेत्र के दलित समुदाय को ही होगा। बाकी अन्य समुदाय के लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट भी नहीं दे सकते हैं। ये सिस्टम वो लेकर आ गए। और उन्होंने कहा जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं ना, जो पहले से भी घोषित कर दिए गए हैं, जैसे मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, अब दलितों के लिए कर दिया उन्होंने, इन सबको कितनी सीटें मिलेंगी ये इनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। जिस निर्वाचन क्षेत्र में या इंडिया में या कहा जाए प्रांतीय विधान परिषद में कितनी सीटें इनको मिलेंगी, जितनी उस प्रांत में इनकी जनसंख्या का अनुपात होगा। अगर 65% इनकी जनसंख्या है तो पूरे विधान परिषद में जितनी सीटें हैं उसका 65 सीटें रिजर्व रहेंगी इन समुदाय के लिए, ठीक है।
तो अल्पसंख्यक जो वर्ग, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कुछ के लिए पहले से ही घोषित कर दिया गया था। अब सीटों का निर्धारण यहाँ कर दिया गया, सीटें कितनी होंगी उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगी। ये सारी बातें कम्युनल अवार्ड में घोषित किया गया। और उस समय गांधी जेल में थे। गांधी जी को जब पता लगा, भैया उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत 2 दिन बाद 18 अगस्त 1932 को उन्होंने तुरंत रैमजे मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री था उसको चिट्ठी लिखी कि आप ये तुरंत प्रभाव से इस सिस्टम को हटा दीजिए, आप हमारे धर्म को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, हमारे धर्म के अंदर ही आप फूट डालो, राज करो की नीति के तहत अपना फ़ायदा मत उठाइए। जब भी मेंस में कोई प्रश्न आएगा जिसमें आपको ऐसा मौका मिले कि ये प्रमाण देना हो कि भैया अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, तो उस प्रमाण में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना करने में हेल्प की थी अंग्रेजों ने, वो आप प्रमाण दे सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा ये तो है ही जो कम्युनल अवार्ड, सब बहुत सारी बातें हैं। 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आया था, इसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ले आए थे। 1919 में सिख और ईसाई एंग्लो इंडियन के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ले आए थे। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप प्रमाण दे सकते हैं, बहुत अच्छा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे? तो 20 अगस्त 1932 की बात है भैया। गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और वार्निंग दी कि भैया मैं 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ये बंद कर दीजिए सारा सिस्टम, ये कम्युनल अवार्ड आप वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया उनको। तो इस कारण से वो 1 महीने बाद 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं गांधी जी जेल में। बिना कुछ खाए पिए वो अनशन पर बैठ जाते हैं और 2-3 दिन के बाद ही उनकी तबीयत इतनी खराब होना शुरू हो जाती है कि पूरा प्रेशर किसके ऊपर बन जाता है? अंबेडकर साहब के ऊपर। अंबेडकर साहब का जो ऑफिस था बम्बई में था, उनके ऑफिस के बाहर पूरे नारे लगाए गए, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, बाबा साहब के खिलाफ नारे लगाए गए, गांधी जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए कि अंबेडकर साहब गांधी जी के बचाओ, ऐसे ऐसे नारे लगाए गए। जो गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबा बाई, वो भी उनके ऑफिस में गई, उनसे भीख मांगी कि मेरे पति को बचा लीजिए। इतना प्रेशर इकट्ठा होने के बाद भी जो बाबा साहब अंबेडकर थे ना, वो अड़े रहे अपनी बात पे। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं कर सकता, एक पॉलिटिकल महात्मा के लिए मैं अपने समाज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन इतना प्रेशर आया, तब उन्हें लगा, उन्हें ये एहसास हुआ कि भैया अगर सच में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है मेरे कारण, तो मैं अपने समाज का उत्थान करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा समाज ही बाकी भारत की नज़रों में, भारत के लोगों के, अन्य लोगों की नज़रों में गिर जाएगा जीवन भर के लिए। तो इस कारण से उन्होंने, देखिए मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर साहब की मुलाकात होनी तय हो गई। दोनों जने जेल में मिलते हैं और अपने दिल की बातें गांधी जी बताते हैं, अंबेडकर साहब भी बताते हैं। तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि गांधी जी आप हमारे समाज के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो गांधी जी ने समझाया, बड़े प्यार से समझाया, इतने अच्छे से कन्विंस किया कि आपके बाबा साहब अंबेडकर जो है कन्विंस हो गए। तो जैसे गांधी जी ने कहा कि वो आपको 71 सीटें आरक्षित आपके लिए कर रहे हैं ना, लेकिन आपका जो समुदाय है, आपका समाज है, ये इसकी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको 71 सीटें नहीं 148 सीटें आपके लिए हम रिजर्व रखेंगे। जितने भी भारतीय प्रांत है ना, उसकी विधान परिषद में टोटल मिलाकर 148 सीटें आपके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। लेकिन फ़र्क इतना ही होगा, ये जो इलेक्टोरेट सिस्टम होगा जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम होगा। मतलब 148 सीटें तो रिजर्व रख दी जाएंगी, मतलब 148 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहाँ पे जो कैंडिडेट होगा चुनाव में खड़ा होगा केवल और केवल दलित वर्ग से ही खड़ा होगा। लेकिन वोट करने का अधिकार उस चुनाव क्षेत्र में जितने भी लोग हैं ना, सबको वोट करने का अधिकार हो, सभी समुदाय के लोग वोट कर सकें, जैसे आज भी है।
सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आज नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। ठीक है, तो अंबेडकर साहब कन्विंस हो गए। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद जो केंद्र की व्यवस्थापिका है उसमें भी 18% का आरक्षण दे दिया गया। तो आरक्षण और ये रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ये दोनों आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है, यहाँ भी आरक्षण होगा, लेकिन जो कैंडिडेट आरक्षण के अंतर्गत चुनाव में खड़ा होगा उसको वोट करने का अधिकार उस क्षेत्र के उसी समाज के लोग वोट करेंगे, बाकी अन्य समाज के नहीं। जबकि ये जो रिजर्वेशन, सिंपल रिजर्वेशन जो आज की डेट में भी है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर रिजर्वेशन तो मिलता है, चुनाव में उस समुदाय का कैंडिडेट तो खड़ा होता है, लेकिन वोट करने का अधिकार बाकी समुदाय के सभी लोगों को वोट करने का अधिकार होता है। तो ये सिस्टम था। ठीक है, तो ये 24 सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा, गांधी जी ने साइन नहीं किए थे, गांधी जी जेल में थे और तो ऑफिशियली साइन नहीं कर पाए थे। तो इस कारण से इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोवर्स थे, जो मुख्य तौर पर इनके साथी थे, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी, इन्होंने साइन किया था इनकी तरफ से। और डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से किसने साइन किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने साइन किया था इस पूना पैक्ट में। तो इस पूना पैक्ट में क्या प्रावधान थे, मुख्य तौर पर प्रांतीय विधान परिषद में 148 सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा दलित वर्ग को, लेकिन ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम होगा। जबकि कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत रैमजे मैकडोनल्ड ने क्या घोषणा की थी, 71 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी मगर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के अंतर्गत। अगर ये पूना पैक्ट ना हुआ होता तो आज की डेट में हिंदू समाज के भी टुकड़े हो गए होते एक तरीके से। गांधी जी ने वहां माना कि हाँ, दलित वर्ग के साथ हजारों हजारों सालों से अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन दलित समुदाय को बढ़ाने के लिए, दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम करने में लगा दूंगा। तो गांधी जी ने ऐसा किया भी। इसके अलावा ये भी प्रावधान रखा गया, भैया ऐसा नहीं कि केवल 148 सीटें जो रिजर्व रखी गई हैं वहां पर ही आप अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हो, नहीं, जो जनरल कॉन्स्टिट्यूशंसी है जहां पर आरक्षण नहीं है वहां भी अपना आप कैंडिडेट खड़ा कर सकते हो। ठीक है, वहां भी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां आरक्षण है ही नहीं, वहां पे स्वर्ण मतलब खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, वहां पे आप भी अपना जो है कैंडिडेट खड़ा कर सकते हो, मुस्लिम भी खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। ठीक है, जो 148 सीटें थी ना, ये किस किस प्रांत में कितनी कितनी सीटें थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। मद्रास कंस्टिट्यूंसी में 30 सीटें रिजर्व थी, और बंगाल में 30 सीटें रिजर्व थी, और सेंट्रल प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंस मतलब जो आज का मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है मुख्य तौर पर, वो वहाँ पर 20 सीटें रिजर्व थी। और यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी वाला, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड वाला, यहाँ 20 सीटें रिजर्व थी। बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें रिजर्व थी। बम्बई विद सिंध में 15 सीटें रिजर्व थी। मतलब बम्बई और सिंध का मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि बम्बई हालांकि बम्बई जो कंस्टिट्यूंसी थी उसी में सिंध आता था, लेकिन बाद में सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया, इसी कारण से बम्बई विद सिंध मिलाकर ये 15 सीट हैं। और पंजाब जो प्रेजेंसी थी वहाँ पे 8 सीटें रिजर्व थी, आसाम में 7 सीटें रिजर्व थी। तो दोनों में ये समझौता हो गया अच्छे से। तो बाकी अन्य जो मुख्य मुख्य पार्टियां थी उन्होंने भी इस पर सहमति जताई, जैसे हिंदू महासभा ने सहमति जता दी, और अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस पर इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद गांधी जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। गांधी जी ने अपने राजनीतिक कार्यों में रोक लगा दी, लगभग उन्होंने कह सकते हैं आप संन्यास ले लिया, जो है राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया, और अस्पृश्यता निवारण अभियान में वो जुट गए। और इसके लिए उन्होंने जेल से ही, सितंबर 1932 में जेल में ही हैं, वो छूटते हैं 1933 में। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन करते हैं गांधी जी, और जनवरी 1933 में एक वीकली न्यूज़पेपर वो चालू करते हैं, हरिजन पत्र, गांधी जी चालू करते हैं जनवरी 1933 से।
और वो दलित वर्ग के लोगों को एक नया नाम देते हैं, हरिजन। ये हरिजन नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया है। अगस्त 1933 में गांधी जी रिहा हो जाते हैं और जैसा कि उन्होंने वादा किया था वो आगे भी बाहर आकर भी जो दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो ये पूना पैक्ट था भैया। अब पूना पैक्ट के बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन मैं आपको बताऊंगा, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद निर्णय होगा तो अंग्रेज क्या करेंगे, एक वाइट पेपर पब्लिश करेंगे जिसमें तीनों जो सेशन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसका निचोड़ रखा जाएगा। उस वाइट पेपर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाएगा, वहाँ उसकी चर्चा की जाएगी और उस पर एक वोटिंग करके कानून बनाया जाएगा, और वही कानून 1935 का कानून बनेगा। अब 1935 का कानून क्या था वो हम समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, वो बता दूंगा, ठीक। तो इसके जो PDF हैं, इसके जो नोट्स हैं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं, आप ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार।